मैं इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ये एनवायरनमेंट के नोट्स हैं, आई थिंक 8वीं या 9वीं यूनिट ऐसा कुछ है ना, जो अपने दोनों में काम आ जाएंगे सर, उधर इकोलॉजी में भी आ जाएंगे। बिल्कुल। नेक्स्ट है ब्लैक फुट, पहला क्वेश्चन है ब्लैक फुट डिसीज या बीएफडी। ये जनरली मैंने आपको बताया था आर्सेनिक के कारण होता है, पॉल्यूशन बढ़ जाता है वाटर में और आर्सेनिक ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर ब्लैक फुट डिसीज हो जाती है। हम कह सकते हैं कि आर्सेनिक के कंटामिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्सेनिक प्रदूषण मुख्य रूप से कहाँ पर मिल जाएगा अपन को, ग्राउंड वाटर में मिल जाएगा। जहाँ पर आर्सेनिक की ज़्यादा कंटामिनेशन है वो सीधी सीधी बात वो ग्राउंड वाटर में मिल जाता है। नेक्स्ट है वाटर वॉर्न डिसीज। ये जो ब्लैक फुट डिसीज है ये वाटर वॉर्म डिसीज भी बोली जाती है कि ये वाटर वॉर्न डिसीज है, ठीक है। भारत में गंगेटिक प्लान आर्सेनिक से अधिक प्रभावित है, ये भी अपन याद रखेंगे। जो जो गंगा के मैदान का क्षेत्र है ना, वो भी सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, ये भी है बंगाल का क्षेत्र जो है आर्सेनिक प्रदूषण के लिए अत्यधिक सेंसिटिव है, हाईली हाईली सेंसिटिव बोलेंगे। बांग्लादेश से भी सटे क्षेत्रों में आर्सेनिक का उच्च स्तर पाया जाता है, ठीक है। ये अपने आर्सेनिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। फिर अगला है क्वेश्चन कैडमियम से कौन सी डिसीज होती है, तो कैडमियम से एटाई एटाई है ना, एटाई एटाई डिसीज होती है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आता है मरकरी के कारण कौन सी डिसीज होती है, मिनी माता है ना, मीना माता। और ये आता है क्वेश्चन है ना, दोनों ही पूछे जाते हैं चाहे वो। नेक्स्ट है सीसा या जिसको हम लेड बोलते हैं, हमारे जो सीएनएस बोलते हैं या सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, इसको इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है ब्लैक फुट डिसीज को एक और नाम देते हैं पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज के रूप में भी जाना जाता है, जो लोअर लिम्स को प्रभावित करता है, ठीक है। इसमें ब्लड वेसल्स भी डैमेज होते हैं, ठीक है। और इसकी पूरी जानकारी है कि इनकी अंगुलियां भी काली पड़ जाती हैं, है ना। तो इस डिसीज से अगर हम डिसीज नेक्स्ट है ताइवान में उन क्षेत्रों में शामिल है जहां आर्सेनिक पॉइजनिंग अधिक होती है, ठीक है। इसके काफी क्वेश्चन हो गए, आई थिंक आर्सेनिक से अब बाहर तो कोई नहीं जाएगा। कैडमियम मुख्य रूप से बोन्स को नुकसान पहुंचाता है ना, जस्ट अभी अपन ने इटाई इटाई देखा है ना, तो ये कैडमियम से रिलेटेड है। और कैडमियम क्या करता है, बोन्स को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। कैडमियम का बुरा असर किडनी पर भी देखने के लिए मिलता है ना, किडनी पर भी। ऐसे ही मिनामाता एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ना, जो अपन ने देखा अभी जस्ट यहाँ पर मरकरी के कारण, अपन ने देखा यहाँ पर ये मरकरी के कारण मिनामाता डिसीज, और इसमें जनरली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इसको मानते हैं। नेक्स्ट है अपने पास आईपीसीसी का पूरा नाम, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, पूरा याद रखेंगे है ना। और इसकी स्थापना 1988 में हुई, आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। नेक्स्ट और ये आता है कभी कभी WMO, इसका पूरा नाम आ जाता है वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना। नेक्स्ट यूनेप, यूनेप ने आईपीसीसी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो कभी ऐसे पूछा जा सकता है कि आईपीसीसी में किसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, तो हम ये भी आगे चीजें आ जाएंगी, इनकी फुल फॉर्म भी यूनेप की आएगी, सारी चीजें आएंगी। नेक्स्ट आईपीसीसी को वर्ष 2007 में नोबल पीस प्राइज मिला था, बहुत बड़ी बात है ना, नोबल पीस प्राइज मिला था। नेक्स्ट है भारत में स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट वनों की पोजीशन दर्शाता है या स्थिति दर्शाता है ना। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं FSI, इस रिपोर्ट को क्या करता है, पब्लिश करता है ना, पब्लिश ये प्रकाशित करता है वनों की कंडीशन को। वनों वन स्थिति रिपोर्ट हर 2 साल में एक बार मतलब तैयार की जाती है, इसको बायएनुअल बोलते हैं है ना, में एक बार रिपोर्ट तैयार होती है। नेक्स्ट है जस्ट मैंने अभी बोला था कि यूनेप, UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम है ना, यूनेप मतलब यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम,
इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, आप याद रखेंगे। बहुत सारी चीजें अभी आएंगी इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट है ISA का पूरा नाम, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? भारत में है, तो ये एक इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। भारत में कहाँ पर है? गुरुग्राम में है ना, याद रखेंगे। गुरुग्राम जो हरियाणा राज्य है, स्टेट है, वहां पर आता है। ISA की जो घोषणा हुई थी COP21 के दौरान की गई। पेरिस जो ISA का उद्भव हुआ, मतलब यहाँ पर ये चीजें की गई थी। पेरिस सम्मेलन वर्ष 2015 में हुआ था, है ना, पेरिस समिट जिसको बोल रहे हैं। और ये लागू कब हुआ था? ISA एग्रीमेंट वर्ष 2017 में, ठीक है। ये पूरी चीजें याद रखेंगे। फिर इसमें संशोधन किया गया 2018 में। कर्क रेखा के बीच के देश ISA के सदस्य बने हैं, है ना, ये भी चीजें हैं। अब UN के सदस्य भी इस देश में मतलब इस सदस्य देश में ISA में शामिल हो सकते हैं। ये पूरी चीजें आप याद रखेंगे। ISA का मुख्यालय नाइस बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी आप याद रखेंगे। ISA के मुख्यालय को हम नाइस कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। नेक्स्ट है, ISA की अध्यक्षता वर्तमान में इंडिया और फ्रांस के पास है, तो ये भी एक अच्छी चीज है, आप याद रखेंगे। आशीष खन्ना अंतर्राष्ट्रीय सौर, अगर उन्होंने कभी पुरानी PDF का मेंशन कर दिया हो तो रॉन्ग भी हो सकता है, वर्तमान का ये आप एक बार चेक कर लेना। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब नवीकरणीय ऊर्जा असीमित स्रोत से प्राप्त होती है। जैसे हम देख सकते हैं सोलर एनर्जी है, एक महत्वपूर्ण रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो कभी खत्म ना होने जैसी है। ऐसे विंड एनर्जी है, ये भी इनका हिस्सा है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वो भी सब रिन्यूएबल एनर्जी में आते हैं, ठीक है। अब बायोडीजल जस्ट हमने देखा, बायोडीजल किस में आता है? नवीकरणीय, इसी में है ना, नवीकरणीय। नवीन में अलग आएगा। न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा को रिन्यूएबल एनर्जी नहीं माना गया है, यहाँ कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। ऊर्जा संसाधन कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल प्रकार के होते हैं, है ना, परंपरागत अपरंपरागत ऐसे तरीके से, है ना। तो परंपरागत का मतलब है जिनका हम लंबे समय से उपयोग करते आ रहे हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, ये किस में आ जाते हैं? परंपरागत ऊर्जा स्रोत में आ जाते हैं, या पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के रूप में आ जाते हैं। तो यहाँ पर कोयला है, पेट्रोल है, ये सब इसी में शामिल है। गैर परंपरागत से मतलब ये है कि जो अभी हम इस्तेमाल करने लग गए हैं, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो थर्मल एनर्जी हो, ये फिर ये बायोडीजल, ये सारी चीजें वो किस में आ जाएंगी? नॉन या नॉन कन्वेंशनल या गैर गैर पारंपरिक में आ जाते हैं। बायोगैस और जियोथर्मल गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसा आप समझ ही पा रहे होंगे, है ना। मतलब हम पुराने समय से जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं वो पारंपरिक हैं, और जिनका अभी अभी इस्तेमाल हुआ है वो गैर पारंपरिक हैं। नॉन रिन्यूएबल जो सोर्स हैं वो सीमित हैं और कभी भी खत्म भी हो सकते हैं, है ना। और आप यहाँ पर देख सकते हैं रिन्यूएबल सॉरी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में चाइना पहले स्थान पर है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में US विश्व में दूसरे स्थान पर है, और इस सूची में इंडिया विश्व में तीसरे स्थान पर है ना। तो हम तीनों चीजें याद रखेंगे। भारत की कुल रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता 220 गीगावाट है ना। और भारत का जो लक्ष्य है 2030 से 30 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त करने का है। तो ये भी ऐसे पूछा जा सकता है, लक्ष्य है तो पूछ लेते हैं। 2030 तक अगर रिन्यूएबल एनर्जी को कितने बढ़ाने का, उसमें सब आ जाएंगे, पवन ऊर्जा भी आ जाएगी, है ना। भारत में सोलर ऊर्जा क्षमता 105.65 गीगावाट है ना। जबकि विंड एनर्जी की बात करें तो 55.4 है। तो हम यहाँ देख रहे होंगे
कि जो सोलर एनर्जी है उसकी क्षमता ज़्यादा है ना, पहले की अपेक्षा। पहले पवन ऊर्जा ज़्यादा थी, तो अब ये बढ़ गई है, आप थोड़ा ध्यान देंगे। बायोमास ऊर्जा की क्षमता 11.58 गीगावाट है, जबकि न्यूक्लियर की यहाँ पर मेगावाट में है 8,180 मेगावाट। ठीक है। आर्सेनिक के कारण, चलो आर्सेनिक के बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, फिर से आएंगे तो नहीं। हाँ, सेरिब्रो वेस्कुलर डिसीज और आर्सेनिक सीधा संबंध देखा जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गए है ना। हाँ, मिनीमाता रोग का मुख्य केंद्र जापान रहा है ना। ये चीजें हम याद रखेंगे। नेक्स्ट है सीपीसीबी, है ना, इसका पूरा नाम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, है ना। सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आप याद रखेंगे। स्टॉकहोम सम्मेलन में 5 जून 1972 को ये शुरू हुआ था, है ना। और 5 जून, ये 72 से ही 5 जून मनाते आ रहे हैं। भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नाइस सक्रिय है। जस्ट मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, मुझे याद नहीं है अभी, है ना। संघ देशों को एकजुट करने का विचार, ठीक है, ये तो ये पढ़ चुके हैं, ये आप देख लो। यूनेप का जो मुख्यालय है वो नैरोबी केन्या में है ना। और 2030 तक भारत की ग्रीन एनर्जी क्षमता का लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी है। जस्ट अभी अपन ने ऊपर पढ़ा है ना। सौर ऊर्जा स्वच्छ क्लीन एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है ना। और नेक्स्ट आते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन पे फिर से। एसडीजी गोल, एसडीजी गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना। इसको एजेंडा 2030 भी या 2030 भी बोलते हैं, है ना। 2030 के नाम से भी जानते हैं। कभी आ जाए, सीधा सीधा आ जाएगा, ऐसा कभी आ जाता है कि एजेंडा 2030 क्या है, तो हम बता देंगे एसडीजीएस है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। एसडीजी का टारगेट लक्ष्य 2030 है, और ये स्टार्ट कब हुआ था, मैंने आपको उस दिन बताया भी था, 2015 में। अभी बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे, तो आपको मजा आएगा। 21 का संबंध 21वीं शताब्दी के लक्ष्यों से है ना। अर्थ समिट 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरी, आपने पहले भी पढ़ा है। अर्थ समिट को रियो समिट भी बोलते हैं, और ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। हालांकि एक क्वेश्चन बन सकता था, पर एक क्वेश्चन याद नहीं रहता, इसलिए हमने अलग अलग इनको तोड़ के बनाए हैं। नेक्स्ट है, अर्थ समिट के मुख्य आउटकम थे यूएनएफसीसीसी, सीबीडी और एजेंडा 21। इनके पूरे नाम भी आएंगे, आप याद रख लेना, अभी आएंगी सारी चीजें। एजेंडा 21 विशेष रूप से सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है, सतत विकास से, है ना। एजेंडा 21 किससे रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। एसडीजी के लिए डिकेड ऑफ एक्शन 2019 से संबंधित है। ठीक है। अब यहाँ पर एक और आता है, जो ये जो लक्ष्य हैं ये मतलब कंप्लीट नहीं हुए, पर उनका जो टाइम था वो, जैसे एमडीजी गोल का नाम है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, कल ही बताया था। इसमें 8 लक्ष्य रखे गए थे, है ना, 8। और एमडीजी गोल के लिए 18 या 21 टारगेट निर्धारित किए गए, जिसमें 48 इंडिकेटर्स थे। हालांकि ये पुरानी बात है, क्योंकि ये कब से थे, 2000 से लागू हुए थे और 2015 तक थे, है ना। तो हालांकि यहाँ से कम क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अपने क्वेश्चन बनेंगे एसडीजी गोल से। बताना जरूरी है ताकि आपको याद रहे। एसडीजी गोल में कुल 17 गोल्स हैं, और एसडीजी गोल के तहत टारगेट कितने हैं ये भी आपको याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है, 169 टारगेट है या 169। एसडीजी गोल के लिए इंडिकेटर्स की संख्या 248 है ना। तो आप याद रखेंगे, इंडिकेटर्स की संख्या 248 है। एमडीजी, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो मैंने आपको बता दिया कि हाँ, इनकी समयावधि पूछी जा सकती, पर हम फिर भी बता देंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन आता है कि एसडीजी गोल है, इनका जो फर्स्ट उद्देश्य है वो क्या था, नो पॉवर्टी, मतलब गरीबी मिटाना। फिर से
एसडीजी फर्स्ट गोल जो है, इसका जो मुख्य टारगेट क्या है, लक्ष्य है गरीबी मिटाना, है ना? सबसे पहले हम गरीबी मिटाएँगे, एसडीजी गोल का है। दूसरा है ज़ीरो हंगर, गरीबी मिटेगी तो कोई नहीं रहेगा, दूसरा है ना? दूसरा क्या है? गरीबी, पहला गरीबी मिटाना, दूसरा भुखमरी मिटाना, यानी जब पहले गरीब नहीं रहेगी, भूख भी नहीं रहेगी। फिर तीसरा है, आप याद रखेंगे जैसे भी करके, हेल्थ एंड वेल बीइंग, अच्छा स्वास्थ्य। जब भूख नहीं लगेगी तो हमारा स्वास्थ्य भी, भुखमरी नहीं रहेगी तो अच्छा स्वास्थ्य भी रहेगा। जैसे भी है आप याद रखें। जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम एजुकेशन भी गुणवत्तापूर्ण ले सकते हैं। तो ये गोल अपना फोर्थ है। पहला हमने क्या बताया कि गरीबी मिटाना है सबसे पहले, फिर जब गरीबी मिटेगी तो हम अच्छा खाना खा पाएँगे, मतलब भुखमरी मिट जाएगी, और जब भुखमरी मिटेगी तो हमारे पास अच्छी हेल्थ होगी, है ना? जो तीसरा गोल है, जब हमारे पास अच्छी हेल्थ होगी तो हम क्वालिटी का एजुकेशन भी ले सकते हैं, तो ये हमारा चौथा गोल हो जाएगा। जब हम अच्छा क्वालिफ़िकेशन हमें मिल जाएगा, तो हम लैंगिक समानता रखेंगे, है ना? हम किसी में भेदभाव नहीं रखेंगे, है ना? जेंडर इक्वालिटी जिसको बोल रहे हैं। जब हम अच्छे पढ़ लिख जाएँगे, तो हम समझदार वाली बातें करेंगे, तो आप यहाँ याद रखेंगे, 5वाँ गोल हमारा है इक्वालिटी। फिर है जब जेंडर इक्वालिटी सब समान हो जाएँगे, फिर हम क्या करेंगे, हम आस-पास भी देखते हैं जो छठवां गोल है, हम भी क्या रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, है ना? और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि हम सब पढ़ चुके हैं और जेंडर इक्वालिटी में भी कोई ऊँच-नीच नहीं, जेंट्स, महिलाएँ सब एक हैं, तो वो सब मिलके काम करेंगे और क्या करेंगे, स्वच्छ जल और स्वच्छता के लिए काम करेंगे, जो हमारा छठवां गोल है। मैं एक बार करवाऊँगा। एसडीजी गोल जो 7वाँ है, जब स्वच्छ जल आ जाएगा तो एनर्जी भी हमें सस्ती मिलने लग जाएगी, सारी चीज़ें हैं फिर, है ना? 8वाँ गोल है अच्छा काम, आर्थिक विकास, है ना? डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना? याद रखेंगे। फिर है गोल इंडस्ट्रियल इनोवेशन से रिलेटेड है, ठीक है? 10वाँ गोल है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, असमानताओं में कमी लाना, है ना? इक्वालिटी होना, ना कि अनइक्वालिटी। यहाँ जेंडर इक्वालिटी थी, यहाँ अनइक्वालिटी, मतलब सब एक जैसे। नेक्स्ट है अपने पास हरा है सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी, टिकाऊ शहर, सस्टेनेबल सिटी होना, है ना? अच्छी चीज़ें रहना, हाईटेक रहना भले ही, लेकिन रे चीज़ें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, मतलब अपन समझ ही सकते हैं, ठीक है? गोल 12 कह रहा है अ, कंजप्शन एंड प्रोडक्शन रेस्पॉन्सिबल, है ना? इनको बढ़ावा देंगे। जो 13th गोल है जलवायु से रिलेटेड है, क्लाइमेट एक्शन, और 14th गोल है जो पानी के अंदर जो भी जीव रहते हैं, उनकी सुरक्षा करना है, बिलो वाटर। 15th गोल है जब हम बिलो वाटर की सुरक्षा कर लेंगे तो जमीन पर जीवन संरक्षण भी हमें करना है, जो 15 है। 16वें में आप याद रखेंगे पीस के लिए है, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पीस, जस्टिस एंड। 17वां गोल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लक्ष्यों के लिए साझेदारी है ना? तो हम एक बार इनको वापस से थोड़ा सा रिवाइज करवाते हैं, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो चलते हैं। पहला गोल है अपना गरीबी हटाओ, है ना, या गरीबी मिटाओ। दूसरा है भुखमरी मिटाना, तो हमें पता है कि हम गरीबी मिट जाएगी तो भुखमरी भी खत्म हो जाएगी। तीसरा गोल है अपनी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। चौथा गोल है अच्छी हेल्थ होगी तो क्वालिफिकेशन या एजुकेशन भी अच्छा लेंगे, गुणवत्तापूर्ण। पांचवा, जब हम क्वालिफाई अच्छे हो जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे, तो जेंडर इक्वलिटी की हम बात करें, है ना। और छठवा गोल है अपने पास क्लीन वाटर और सैनिटेशन का, क्लीन एनर्जी, वाटर भी क्लीन रखना है, एनर्जी भी अपन को अच्छी ऊर्जा, है ना। फिर है जो 8वां गोल है इकोनॉमिक ग्रोथ से है ना। ये सारी चीजें हो जाएंगी, पानी भी अच्छा मिल रहा है, ऊर्जा भी बढ़िया मिल रही है, तो फिर 8वां गोल हमारा हो जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ की, अच्छा काम करो और आर्थिक विकास करो और पैसे वाले बनो, ठीक है। 9वां गोल है इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड से रिलेटेड है, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और 10वां गोल है अपना असमानताओं में कमी लाना, ठीक है, असमानताओं में कमी लाना। 11वां गोल है सस्टेनेबल सिटी और कम्युनिटी तैयार करने के लिए।
12वां गोल है रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, ठीक है। 13वां गोल है क्लाइमेट एक्शन, और 14वां गोल है लाइफ बिलो वाटर। 15वां गोल है लाइफ ऑफ लैंड, और 16वां गोल है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, है ना। ये सब अपने गोल हो गए जो आप याद रखेंगे। यहाँ पर बहुत छोटे गोल हैं एमडीजी में। यहाँ गरीबी और मतलब भुखमरी दोनों को मिटाना है ना। भुखमरी भी खत्म करना है पहले गोल में। बहुत कम गोल है ना, 8। दूसरा है यूनिवर्स एजुकेशन से रिलेटेड है ना, प्राइमरी एजुकेशन। तीसरा जेंडर इक्वलिटी, देखो यहाँ झट से हो गए। चौथा है चाइल्ड मोर्टेलिटी, शिशु मृत्यु दर कम करना है। जब शिशु मृत्यु दर कम होगी तो मात्र स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, है ना, मेटर्निटी हेल्थ। और फिर है यहाँ पर जब मेटर्निटी हेल्थ रहेगा तो यहाँ पर कोमेड के लिए है, जो भी बीमारियां हैं उनसे लड़ने के लिए कोमेड, है ना। 7वां है अपना एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी से, और 8वां गोल तो वही है पार्टिसिपेशन से, ग्लोबल पार्टनरशिप, है ना। तो ये अपने गोल हो जाते हैं। तो यहाँ 7वां गोल आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है। और वहाँ के आप वैसे तो सब याद रख सकते हैं, लेकिन यहाँ खासकर 14वां गोल याद रखो। इसके लिए अगर इकोलॉजी का एनवायरमेंट का पेपर है, 15 का याद रखो, अच्छा है ना। और ये भी अच्छा है प्रोडक्शन से रिलेटेड, है ना। और ये लेवल ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी है, वाटर क्लीन है, 6वां 7वां, है ना। 14 15 ये याद रखेंगे। और उसके लिए एजुकेशन के लिए आप याद रखेंगे, हायर एजुकेशन में कभी पूछा गया एसडीजी गोल 4, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। आई थिंक बहुत अच्छा रहा। नेक्स्ट, भूकंप मापने के लिए रिचर स्केल और मार्केली स्केल का उपयोग किया जाता है ना, ये याद रखेंगे। रिचर स्केल भूकंप के दौरान निकलने वाली एनर्जी को मेजर करता है ना। मार्केली स्केल भूकंप की इंटेंसिटी को मेजर करता है, तो दोनों याद रखेंगे। रिचर स्केल एनर्जी को मेजर कर रहा है, जबकि मार्शली स्केल इंटेंसिटी को मेजर कर रहा है, ठीक है। मॉडिफाइड मार्शली स्केल भूकंप लोगों पर भूकंप के इफेक्ट को मापता है, ये भी चीजें हैं ना। रिचर स्केल की सीमा आमतौर पर 1 से 10 तक है ना, 1 to 10 है, या जबकि मार्शली स्केल की जो यहाँ पर लिमिटेशंस बताई 1 to 12 तक है। हमने देखा नहीं है, पर जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आता है सीस्मिक वेग, या जिनको भूकंप की तरंगे बोलते हैं, इसको सीस्मोग्राफ ग्राम द्वारा मापा जाता है ना। सीस्मोग्राम द्वारा मापते हैं वेव्स को, ठीक है। और मॉडिफाइड मार्शली स्केल 1931 में वुड और न्यूमैन द्वारा विकसित की गई थी, याद रखेंगे। मूल मार्शली स्केल मुख्य रूप से ऐसा 1902 में इटली के मर्कली द्वारा तैयार किया गया था, बाद में इनके द्वारा विकसित किया गया होगा, है ना। सीस्मोग्राम भूकंप की मोशन या गति को ग्राफ पर दर्शाता है ना। आप इन सब चीजों के बारे में नेट पे आप एक फोटो डालेंगे सीस्मोग्राम कैसा होता है, झट से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आई थिंक पूछ भी सकते हैं क्योंकि 1 मार्च को अपना पेपर है, तो 7 अप्रैल का पेपर है, कोई बड़ी बात नहीं है। 7 अप्रैल को ही स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं क्योंकि इस दिन WHO की स्थापना हुई थी, है ना। तो 2 चीजें हो गई, विश्व स्वास्थ्य दिवस और WHO की स्थापना, ठीक है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को, ये सरकारी क्वेश्चन है, हर बार आता है, और सिर्फ ये कट ऑफ बढ़ाने के लिए आता है क्योंकि सबको पता है। 5 जून को स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस यूनेप, जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया था, 1972 इसकी स्थापना हुई थी, तभी से लेके अब तक को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते आ रहे हैं। ऐसे वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है ना। 22 अप्रैल, आप जैसे भी चाहें 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, है ना, कैसे भी करके याद रखें। वैसे तो है और अप्र आ रहा है क्योंकि 22 मार्च को जल दिवस आता है, आप ये इसको रख सकते हैं, अभी आएगा कभी, देखो इसमें भी प्र आ रहा है, इसमें भी प्र आ रहा है। पृथ्वी अप्रैल में, 22 मार्च जल दिवस,
कंफ्यूज ना हो तो आप याद रखते हैं। पृथ्वी दिवस का उद्देश्य इकोसिस्टम और पर्यावरण की सुरक्षा करना है ना? इकोसिस्टम और पर्यावरण की सुरक्षा करना है पृथ्वी दिवस का मुख्य उद्देश्य। वर्ल्ड ओजोन डे कई बार बताया है, ये सितंबर को, पहले भी मैंने पढ़ाया था, है ना? कब से स्टार्ट हुआ ये भी कभी सकते हैं, 16 सितंबर 1987, है ना? और ये मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है उस पे हस्ताक्षर किए गए थे इस दिन, है ना? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर के संरक्षण से रिलेटेड है, हम ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1989 में लागू किया गया था। देखो यहाँ एक चीज है, इसमें हस्ताक्षर हुए थे, दोनों चीजें क्वेश्चन बन सकते हैं। 16 सितंबर 1987, लेकिन ये लागू हुआ 1990 से, तो आप 1989 याद रखेंगे, ठीक है। आपको बोला था कि ये सारे नाम आएंगे, NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना? ये भारत सरकार द्वारा 2000 में लॉन्च किया गया था, तो याद रखेंगे। अपन सोचेंगे कहीं विदेश का तो नहीं है कुछ। NPCC के अंतर्गत 8 नेशन मिशन है ना? और कौन कौन से हैं यहाँ कुछ लिखे है ना? नेशन सोलर मिशन है, वाटर मिशन है, ग्रीन इंडिया है ना? सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम है, सस्टेनेबल हैबिटाट है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है ना? तो ये लिख लेंगे, याद रखेंगे, कभी इनमें से पूछे जा सकते हैं, इनमें से कौन सा नहीं। मैं फिर से बता रहा हूँ, नेशनल सोलर मिशन है, दूसरा वाटर मिशन है NAP के अंतर्गत, तीसरा है मिशन ऑफ ग्रीन इंडिया, मिशन ऑफ सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम, मिशन ऑफ सस्टेनेबल हैबिटाट, मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मिशन ऑफ फॉर एनहांस्ड एनर्जी इफिशियंसी, ठीक है। और लास्ट यहाँ पर स्ट्रेटजी नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, 8वां, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये 8 हो गए, नंबरिंग नहीं है, चाहो तो 1 2 3 करके शायद नहीं आएंगे इसमें, मिशन आ रहा है। और ये अपना 8वां है, ठीक है। हालांकि याद रखेंगे सी तो भी अच्छी चीज है। NAPCC में नेशनल ओजोन मिशन का कोई नाम का कोई मिशन नहीं है, कभी वहां पूछ लिया तो हम याद रखेंगे, नहीं है। देखो, सोलर है, ग्रीन इंडिया है, सस्टेनेबल हैबिटाट है, एग्रीकल्चर है, एनर्जी है और क्लाइमेट चेंज है, जबकि यहाँ ओजोन के नाम से नहीं है। NAPCC के तहत ये भी नहीं है, एयर मिशन भी, ठीक है, नेशनल एयर मिशन भी शामिल नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चन, 78 क्वेश्चन अभी तक हुए हैं, ठीक है, और 6 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम नेक्स्ट कर रहे हैं, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में जो हुआ था, 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सीमित करने का लक्ष्य है ना? लक्ष्य है, उसमें लक्ष्य था, बोलिए है क्या? सल्फर डाइऑक्साइड एक पॉल्यूटेंट है, हमें पता है। और आपको मैं फिर से बता दूं, यहाँ पर जो एसिड रेन होती है ना? एसिड रेन होती है, तो वहाँ पर SO2 NO2, है ना? ये H2O के साथ मिलके H2SO4 HNO3 नाइट्रिक, ये वर्षा जल के साथ जब मिलकर बरसते हैं तब हम उसको एसिड रेन या अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम। वैसे तो पढ़ते हैं कि CO2 जनरली क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, जो क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं मीथेन गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। ऑयल स्पिल समुद्री तंत्र को प्रभावित करता है। मान लो अपने पास मतलब समुद्र है और उसमें ऑयल स्पिल हो जाता है, तो भी समुद्र का जो इकोसिस्टम होगा वो क्या होगा? देखो, जस्ट मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, SO2 जल के साथ के सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4 बनाते हैं, और यही एसिड रेन का कारण बनते हैं, ठीक है। एसिड रेन का घटक भी आ गया, ये सारी चीजें मैंने ऊपर ही बता दी थी।
CFC ओजोन लेयर का ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। ओजोन, ये सब एक ही चीजें हैं। ओजोन डिप्टिंग सब्सटेंस है ना, भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन दोबारा से रिवाइज है, तो कोई वो नहीं है। मीथेन गैस को हम ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण योगदान देती है, मतलब हाँ ठीक है। ऑयल स्पिल में यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों में सिर्फ CO2 नहीं आता, CO2, CH4, वाटर वेपर, CFC, ये सारी चीजें भी। CFC तो मतलब आगे तो नहीं आती, पर ये मुख्य है। एक और मैंने कोई पढ़ी थी, वो याद नहीं आ रही उसका तो। और ऑयल स्पिल से समुद्री जल पर एक लेयर बन जाती है, वो तो बनेगी, ठीक है। ये परत समुद्री जल में ऑक्सीजन की सप्लाई है इसको बाधित करती है, ठीक है। यहाँ पर ये समुद्र है, अगर मान लो ऑयल हो रहा है तो ऑक्सीजन सप्लाई तो रुकेगी। ऑक्सीजन की कमी से समुद्री मछलियां और जीव मर जाते हैं, ठीक है। यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा वाला। लंदन स्मोक को रिड्यूसिंग स्मोक भी कहते हैं, और लंदन ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ाता है। तो फिर क्या करता है? लंदन स्मोक में SO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। लंदन स्मोक हवा से ऑक्सीजन कर देता है। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। और भी चीजें हैं इसमें। लंदन स्मोक का दूसरा नाम है सल्फ्यूरस स्मोक। बहुत अच्छा है, याद करेंगे, है ना। सल्फ्यूरस स्मोक बोलते हैं, लंदन स्मोक को बोलते हैं। इसमें ऑक्सीजन, ये हवा से क्या हो जाए, ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। स्मोक एक्चुअल में क्या होता है? स्मोक असल में स्मोक और फॉग दोनों का मिश्रण होता है। स्मोक क्या होता है, एक और चीज, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है ना, प्राइमरी नहीं है, क्योंकि ये मिक्स हो गया है। स्मोक प्राइमरी प्रदूषकों की रिएक्शन से बनता है, जस्ट मैंने आपको बताया। स्मोक दो टाइप के हैं। एक तो मैंने अभी लंदन टाइप, और दूसरा है लॉस एंजलिस टाइप। तो इनमें दोनों में क्या फर्क है? लंदन टाइप ठंडी क्लाइमेट से होता है, कूल क्लाइमेट में उत्पन्न होता है, जबकि लंदन स्मोक ठंडी क्लाइमेट से उत्पन्न होता है। और लंदन स्मोक को विंटर स्मोक भी कहते हैं, है ना। ठंड में है तो विंटर ही बोलेंगे। और ये तीनों चीजें हमने बता दी। सल्फ्यूरस स्मोक भी का भी आएगा। इसको सबसे पहले लंदन में रखा गया था, इसलिए इसका नाम लंदन स्मोक पड़ा, है ना। ऐसे लॉस एंजलिस स्मोक सबसे पहले USA में पहली बार देखा गया, और इसको फोटोकेमिकल स्मोक नाम से भी जानते हैं। आप याद रखेंगे, फोटोकेमिकल स्मोक के नाम से भी हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट है, फोटोकेमिकली गर्मी के मौसम में बनता है, इसलिए हम समर स्मोक भी इसको कहते हैं, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मोक को ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी कहा जाता है ना। दोनों चीजें याद रखेंगे। देखो यहाँ मैंने ये ऑक्सीडाइजिंग स्मोक है, जबकि मैंने इधर बताया था आपको जस्ट यहाँ पर जस्ट कहाँ गया, रिडक्स से बनता है, और इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरस स्मोक। और कहाँ गया रिडक्शन, रिड्यूसिंग स्मोक बोलते हैं, रिड्यूसिंग स्मोक भी कहते हैं लंदन। देखो यहाँ पर इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग, जबकि वो है रिड्यूसिंग। दोनों को याद रखेंगे। फोटोकेमिकल स्मोक सूर्य से या सनलाइट की उपस्थिति में बनता है, ठीक है। ये चीजें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन जैसे ऑक्सीडेंट, नहीं ठीक है, इसमें ओजोन जैसे ऑक्सीडेंट बनते हैं, ये ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। लंदन स्मोक को एक जानते हैं क्लासिकल स्मोक, ठीक है। और ठीक है, अगला हम क्या कर सकते हैं याद यहाँ पर, पेन केमिकल स्मोक का एक मेजर कंपोनेंट होता है पेन, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मोक के लिए स्ट्रॉन्ग सनलाइट की आवश्यकता होती है। एक मिनट है ना, चार्ज 1 मिनट, हाँ ठीक है। अगला है NDCS, है ना, नेशनली
डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। इसका अर्थ क्या है? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, NDCS। ठीक है, क्या होता है? पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत आते हैं, है ना। भारत के NDC में CH4 को सीधे टारगेट किया गया है, ठीक है, लेकिन CO2 जो है ग्लोबल वार्मिंग से बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था और ये समझौता COP21 के दौरान हुआ था। तो ये भी कभी कभी याद रखना है। COP21 फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया गया था। इसका मतलब क्या था? इस एग्रीमेंट का था लक्ष्य या टारगेट क्लाइमेट चेंज को रोकना। इसका एक और उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, है ना। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में हुई थी, ठीक है, और ये कन्वेंशन POPS को कंट्रोल करते हैं। मतलब POPS क्या है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, यहाँ है, ठीक है। सर कंजर्वेशन 2 फरवरी 1900 यहीं से स्टार्ट हुआ था। ये कहाँ है? ईरान में आयोजित किया गया था, ठीक है। वेटलैंड कंजर्वेशन से रिलेटेड है सर कंजर्वेशन। रामसर साइट बोलते हैं वहां पर। एक 1 मिनट। हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। ओजोन क्षरण के लिए वियना सम्मेलन 19, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, ठीक है। ऐसे किगाली समझौता, है ना, किगाली एग्रीमेंट 2016 में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत रिवाइज हुए हैं। मिनामाता कन्वेंशन मरकरी पोल्यूशन से के लिए है। ऐसे स्टॉकमो जो सॉरी सॉरी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में हुई थी, ठीक है। ये कॉन्फ्रेंस स्वीडन में आयोजित की गई थी, है ना, स्टॉकहोम के स्वीडन में, ठीक है। वेसल कन्वेंशन 1989 में हुआ था और ये किसके लिए है? हजार के लिए, है ना, इनको रेगुलेशन करता है। ये कचरे के इंटरनेशनल कंट्रोल करता है। ये कचरे के इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट को भी कंट्रोल करता है। तो ये भी बेसल का आप याद रखेंगे। ये गरीबी देशों द्वारा विकसित देशों द्वारा गरीबी देशों में नहीं है कि आप विकसित देश हैं और कचरा फैला रहे और कर दें। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी में है जिसको हम ई वेस्ट भी बोलते हैं, है ना। ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है। विंटर स्मॉग मुख्य रूप से मॉर्निंग टाइम में अधिक होता है। ये ठीक है, हो गया ओजोन परत को, ये सारी चीजें हो गई। 1972 की स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस पर्यावरण का मील का पत्थर, ठीक है, कोई चीज नहीं है ऐसा। किगाली एग्रीमेंट आई थिंक कंप्लीट हो गया। 1